हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स इन यूजीसी नेट कॉमर्स एग्जाम। दिस इज लास्ट मिनट कैप्सूल। अगर आप इसको गो थ्रू करेंगे, इस कंप्लीट लेक्चर को देखेंगे एंड तक, तो गाइस मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर यहाँ से क्वेश्चन बना तो आप उसका आंसर जरूर कर पाएंगे। एंड सेकेंड थिंग कि ये मैंने यहाँ पर आज के इस लेक्चर में, इस क्लास में उन टॉपिक्स को, उन क्वेश्चंस को ही डाला है जो कि कॉमर्स एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, मतलब एवरग्रीन टाइप जो टॉपिक होते हैं उनको ही मैंने आज की इस वीडियो में कवर किया हुआ है। तो एक एक टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम के पर्पज से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखें, और अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इस लेक्चर को 1.5 स्पीड पे या फिर 2x की स्पीड पे देख सकते हो, ताकि आप मिनिमम टाइम में इस लेक्चर को अटेंड कर सकें। इससे पहले हम गाइस आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट एग्जाम टारगेटेड बेस्ड कंप्लीट लेक्चर्स जो होते हैं, कोई नोटिफिकेशन है, कोई अपडेट है, आपको देता रहता हूँ। सो गाइस मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो गाइज इससे पहले हम क्लास में आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि अगर आप एग्जाम टारगेटेड बेस्ड प्रिपरेशन करना चाहते हो जून वाले सेशन की, तो यहाँ पर अभी आपको ऑफर मिल रहा है। होली आने वाली है और होली का जो ऑफर है वो आपको यहाँ पर अवेलेबल करवाया जा रहा है। तो यहाँ पर ऑलरेडी 50% ऑफ था सभी कोर्सेज पे, प्लस इस होली पे आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ दिया जा रहा है, मतलब टोटल 60% आपको यहाँ पर ऑफ देखने को मिल रहा है। तो आपको कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा, HOLI होली, आगे लिख देना 10। इस कूपन कोड को जैसे आप अप्लाई करोगे, बिफोर बाय ऑप्शन आपकी फीस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। यहाँ पे आप एग्जाम टारगेटेड बेस्ड प्रिपरेशन कर सकते हो फॉर पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में होगा। 100+ मॉक टेस्ट होंगे प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स होंगे जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हो। इसको उस कोर्स को करने के लिए सिंपली आपको गूगल प्ले स्टोर से यूजीसी नेट मेंटोर एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर हो तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। गाइज देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की। देखो मैं बता दूं कि यहाँ पर मैंने वही टॉपिक डाले जो कि एवरग्रीन टाइप है, तो आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि सारे टॉपिक मैं कवर करवा दूंगा कॉमर्स की। पहली चीज। दूसरी चीज की एंड मोमेंट पे आप कितनी भी कोशिश कर लो 10 की 10 यूनिट को आप कवर नहीं कर पाओगे। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कवर किए जा सकते हैं, और मैं उन इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही आज की इस वीडियो लेक्चर में कवर करवा रहा हूँ। तो गाइस देखिए, अभी जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो 1986 वाला फॉलो किया जा रहा था, बट 2019 में यहाँ पर एक नया एक्ट बनाया गया जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और इसने रिप्लेस कर दिया 1986 वाले को। यहाँ पर कुछ इसके अंदर बड़े बड़े बदलाव किए गए जो कि समझना आपको जरूरी है। पहले था, इसमें अगर हम बात करें रेगुलेटर की, तो यहाँ पर पहले वाले एक्ट में नो सेपरेट रेगुलेटर था, बट अब जो है 2019 में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, CCPA करके एक बनाई गई अथॉरिटी जो कि रेगुलेट करता है इस एक्ट को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है। CCPA की फुल फॉर्म याद कर लीजिए इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। कंज्यूमर कोर्ट की बात करें, सो कंप्लेंट कैन बी फिल्ड इन ए कंज्यूमर कोर्ट वेयर द कंप्लेंट रिजाइड्स और वर्क्स। कंप्लेंट कुड बी फाइल्ड इन ए कंज्यूमर कोर्ट वेयर द सेलर्स ऑफिस इज लोकेटेड। जहां पर सेलर का ऑफिस था वहां पर आपको केस करना पड़ता था, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जहां पर कंप्लेनेंट रहता है वहां पर आप केस कर सकते हो। समझ रहे हो? जैसे पहले सपोज तो आप दिल्ली में रहते हो, सामान आपने मुंबई का खरीदा, तो आपको मुंबई जाके केस करना पड़ेगा, वहां की कोर्ट में केस करना पड़ेगा जहां पर का सेलर है, जहां का सेलर है। लेकिन अब के केस में क्या है, जहां कंप्लेनेंट रहता है, मतलब जहां पर कंज्यूमर रहता है वहां के ही एरिया में, जैसे दिल्ली में आप रहते हो तो दिल्ली के कोर्ट में जाके आप केस कर सकते हो। मतलब कंज्यूमर क्यों भागा दौड़ी करे, भाई उसके साथ गलत हो रहा है तो वो वहीं केस करेगा जहां वो रहता है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। प्रोडक्ट लाइबिलिटी की बात करें तो कंज्यूमर कैन सीक कॉम्पनसेशन फॉर हार्म कॉज्ड बाय अ प्रोडक्ट और सर्विस। तो यहाँ पर कंप्लीट कॉम्पनसेशन दिया जा सकता है। नो प्रोविजन कंज्यूमर कुड अप्रोच सिविल कोर्ट बट नॉट कंज्यूमर कोर्ट। तो यहाँ पर कॉम्पनसेशन के लिए सिविल कोर्ट जाना पड़ता था अगर आपको बहुत बड़े लेवल की कॉम्पनसेशन की रिक्वायरमेंट है, जो जिससे कि आपका हाथ पैर टूट गया, हाथ पैर जल गया, इस तरीके से कुछ हो गया। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर किस अमाउंट के लिए कौन कौन सी जगह पे जाना पड़ेगा, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम जाना पड़ेगा अप टू 1 करोड़ की के लिए, अगर आपका डिस्प्यूट है 1 करोड़ तक का। स्टेट फॉरम है 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच का, और नेशनल कंज्यूमर फॉरम है 10 करोड़ से ज्यादा का। अगर हम बात करें पहले वाले केस में, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था 20 लाख तक का, स्टेट था 20 लाख से 1 करोड़ तक का, और नेशनल था 1 करोड़ से ज्यादा का। अब अमाउंट बढ़ा दिया गया बिकॉज महंगाई बढ़ गई, सामान जो है महंगे आ रहे हैं। ई कॉमर्स की बात करें तो पहले नो, इसमें कोई प्रोविजन नहीं था ई कॉमर्स का, बट अब इस वाले 2019 में ई कॉमर्स को भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज आज के टाइम पर ई कॉमर्स बहुत स्पीड से ग्रो कर रहे हैं। मेडिएशन सेल की बात करें तो नो लीगल प्रोविजन, बट यहाँ पर क्या था, कोर्ट कैन रेफर सेटलमेंट थ्रू मेडिएशन। तो यहाँ पर इस तरीके की गाइस चीजें आप इनको याद रखिए। अच्छा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है, आपको ये चीज अच्छे से याद रखनी कि किस अमाउंट के लिए कौन कौन सी कोर्ट जाना पड़ेगा। समझ गए आप लोग? इसको अच्छे से याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। आगे बढ़ते हैं फटाफट से।
अब हम गाइस बात करेंगे फेरा फेमा एक्ट की, बिकॉज यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन बनते हैं, एवरग्रीन टॉपिक है आपका। फॉरेन, इसकी फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, 1973 में बना था। इसकी फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये 1999 में बना था। ऑब्जेक्ट कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज को कंजर्व करने की बात कही जाती थी, बट इसका ऑब्जेक्ट क्या है, फैसिलिटेट करना, फैसिलिटेटिंग एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स एंड प्रमोटिंग ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो इसका काम है फैसिलिटेट करना, जबकि इसका काम था कंजर्वेशन करना, मतलब उसको एक तरीके से बचा के रखना, अपने पास रखना, जमा करके रखना, जबकि यहाँ पर क्या फैसिलिटेट करना, ताकि इजीली चीज़ें हो सकें। अच्छा, सॉरी गाइज, मैं यहाँ पर कंटेंट जो है हिंदी मीडियम में नहीं डाल पाया, बिकॉज मुझे काफ़ी कम टाइम, क्योंकि अब टाइम काफ़ी कम बचा है, कल आप लोगों का एग्जाम है, लास्ट मिनट में मुझे आपको चीज़ें डिलीवर करनी थी, इस वजह से मैंने यहाँ पर हिंदी में कंटेंट नहीं डाला है। बट मैं एक्सप्लेन तो हिंदी में ही कर रहा हूँ, है ना। तो आप, और जो फैक्ट होते हैं वो तो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, जैसे ये पूछ ले कि फेमा कब बना था, तो 1999 में बना था। अब ये हिंदी और इंग्लिश को क्या फर्क पड़ता है, 1999 तो 1999 ही है ना। तो वॉयलेशन की बात करें तो यहाँ पर नॉन कंपाउंडेबल वॉयलेशन था, बट यहाँ पर कंपाउंडेबल है। पनिशमेंट की बात करें तो इम्प्रिजनमेंट था, पहले जेल हो सकती थी, बट अब क्या है, जेल नहीं हो सकती, अब मॉनेटरी पेनल्टी लगती है, आपको पैसे दे करके पैसे देते हो आप, पेनल्टी पैसे लगती है, बट पहले जेल हो सकती थी। अप्रोच क्या है, रिस्ट्रिक्टिव कंजर्वेटिव थी, बट अब क्या फ्लेक्सिबल अप्रोच है, बिकॉज 1991 जब से ग्लोबलाइजेशन आया है, इंडिया ने अपनी ओपन इकोनॉमी करी है, तब से ये चीज़ें काफ़ी फ्लेक्सिबल कर दी गई हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें तो पहले चैलेंजिंग था, अब सेटिस्फैक्ट्री है। रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करें तो सिटीजन्स के लिए लागू था, और यहाँ पर मोर देन 6 मंथ अगर आप रहते हो तो आपके लिए लागू हो जाएगा। सेक्शन 81 है इसके अंदर, बट इसके अंदर सेक्शन 49 है। तो जो फेमा है वो ज़्यादा बेटर माना जाता है, और तभी इसको बनाया गया था। फेमा जो है अब चल रहा है, जबकि फेरा जो है वो उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, बिकॉज वो जो था वो पुराना एक्ट था, अब ये नया एक्ट है। गाइस हम बात करेंगे एंट्री मोड की इंटरनेशनल बिजनेस में, तो आपको पता है कि एंट्री मोड 3 तरह के होते हैं, एक्सपोर्ट टाइप हो सकता है, लाइसेंसिंग टाइप हो सकता है, फिर इन्वेस्टमेंट टाइप हो सकता है। एक्सपोर्ट टाइप में डायरेक्ट एक्सपोर्ट, डायरेक्ट एक्सपोर्ट या फिर इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट हो सकता है, मतलब अगर आप यहाँ पर रहते हो, डायरेक्ट आप यूएस के कस्टमर को पकड़ो और उसको सेल कर दो, डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट का मतलब है कोई मीडिएटर बीच में कोई बंदा है, मीडिएटर, आप बी को देते हो, बी यूएस पहुंचाता है, तो वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। इस तरीके का काम कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पर लाइसेंसिंग की बात करें तो इसमें फ्रेंचाइजिंग आता है, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, एंड टर्न की ऑपरेशंस आते हैं, ये आपके लाइसेंसिंग वाले होते हैं। इन्वेस्टमेंट टाइप की बात करें तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, उसके अलावा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दैट इज एफडीआई होता है। तो ये आपके टाइप्स ऑफ मोड ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस हो जाएगा। अगर हम बात करें रिस्क की और रिटर्न की, तो सबसे कम रिस्क होता है इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में, फिर उसके बाद लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग में कम रिस्क होता है, फिर डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में होता है, फिर उसके बाद जॉइंट वेंचर्स में आता है, अदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब एफडीआई में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिस्क होता है एफडीआई में। तो गाइस ये था आपका मोड ऑफ एंट्री। टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर एग्जाम में बनते हैं, इसलिए मैंने इसको डाला हुआ है यहाँ पर, आप इनकी एग्जाम्पल याद कर लो। तो टैरिफ बैरियर क्या होते हैं, जो कि मॉनेटरी टर्म्स में होते हैं, और नॉन टैरिफ बैरियर क्या होते हैं, जो कि मॉनेटरी टर्म्स में नहीं होते हैं। तो मॉनेटरी टर्म्स में क्या क्या हो सकता है, स्पेसिफिक ड्यूटी, एड वॉलरम ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटर एक्टिंग वॉलरिंग ड्यूटी, ऑल्टरनेट ड्यूटी, कंपाउंड ड्यूटी, सीजनल ड्यूटी, ट्रांजिट ड्यूटी, सिंगल कॉलम एंड मल्टी कॉलम ड्यूटी। तो किसी भी तरह की कोई ड्यूटी है ना, ड्यूटी का मतलब है कि आपसे पैसे लिए जा रहे हैं, तो ये जो है वो टैरिफ बैरियर कहलाते हैं। और नॉन टैरिफ बैरियर क्या होते हैं, जैसे कोटा फिक्स कर दिया, मैंने आपको बताया था ना कि सपोज करो हमने यूएस से 1000 आईफोन आने हैं, इसका हमने कोटा फिक्स कर दिया कि नहीं भाई 1000 आप नहीं कर सकते, आप केवल 500 कर सकते हो, इससे ज़्यादा हम इंपोर्ट नहीं करेंगे इंडिया में, तो कोटा फिक्स कर दिया। तो ये क्या एक बैरियर है, मतलब इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने का बैरियर लगा दिया आपने, और यहाँ पर आपने नंबर फिक्स कर दिया गवर्नमेंट ने, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, तो एक बैरियर हो गया। इसमें अमाउंट का कोई लेने देना नहीं है, बट यहाँ पर कोटा का लेने देना है। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन है, टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन, कंज्यूमर फॉर्मेलिटीज, ट्रेड ट्रेडिंग एंड गवर्नमेंटल प्रोक्योरमेंट, प्रेफरेंशियल अरेंजमेंट, इंपोर्ट लाइसेंस हो गया, ट्रेडिंग ब्लॉक हो गया, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं गाइस। तो ये आपके एग्जाम्पल है, आप इनको गो थ्रू कर लो एक बार, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इससे बनते रहते हैं क्वेश्चन। अब गाइस जो कि अपने पूरे वर्ल्ड में मेजर ट्रेड ब्लॉक्स हैं, इनकी फुल फॉर्म याद कर लो। ईयू का मतलब होता है यूरोपियन यूनियन, नाफ्टा का मतलब होता है इसकी फुल फॉर्म नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिए। ओपेक की फुल फॉर्म लास्ट ईयर आई थी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। एशियान की आई थी फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। सार की फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। और इसके अलावा गाइस इसकी ये बने कब थे ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ईयू जो था वो स्टैब्लिश हुआ था 1 नवंबर 1993 में। ईयू यूरोपियन यूनियन इज ए पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन ऑफ 27 मेंबर स्टेट्स। 27 मेंबर मतलब 27 कंट्रीज आती हैं ईयू के अंदर, जो कि इसके मेंबर है। ब्रेग्जिट एक काफी इंपॉर्टेंट रहा है, इसके अंदर ब्रेग्जिट का क्या मतलब है,
इसका मतलब है ब्रिटेन एग्जिट, BR का मतलब है ब्रिटेन और एग्जिट का मैं आपसे लिया एक्स, तो ब्रेग्जिट इसको ले लिया, मतलब ब्रिटेन एग्जिट हो गया था EU से, इसी को हम ब्रेग्जिट कहते हैं। वॉज विड्रॉ ऑफ द यूनाइटेड किंगडम फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन एट ऑन 31 जनवरी 2020 की बात है कि ये निकल गया था EU से एग्जिट करके कि भाई हमें आप तुम्हारे ग्रुप में नहीं रहना, हम इस ग्रुप को छोड़ रहे हैं। सो यूके इज द ओनली सोवरेन कंट्री टू हैव द लेफ्ट EU। अभी तक EU को छोड़ने वाला यूके अकेली कैसी कंट्री जिसने छोड़ा है, ये डेट आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एशियन एस्टेब्लिशमेंट डेट 8 अगस्त 1967। इसके कुछ मेंबर कंट्रीज हैं, कुछ ज्यादा मेंबर कंट्रीज हैं, तो आप इनको याद मत करो, इनके नाम याद मत करो, इस तरह की क्वेश्चन नहीं बनते हैं एग्जाम में, बस इसको याद कर लो कि कब ये स्टैब्लिश हुआ, इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको ऊपर बता दी है। सार्क जो है वो कब स्टैब्लिश हुआ, ये स्टैब्लिश हुआ 8 दिसंबर 1985 को, और इसके मेंबर कंट्री याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। और नॉर्थ नाफ्टा जो है इसकी फुल फॉर्म नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, स्टैब्लिश कब हुआ, ये हुआ 1992 में। कौन कौन है इसके मेंबर, 3 मेंबर है इसके बस, कनाडा है, मैक्सिको और US, इसको याद कर लो, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ओपेक जो है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इज अ परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड एट द बगदाद में इसको बनाया गया था। और कब बनाया गया था इसकी डेट हम देख लेते हैं एक बार। कॉन्फ्रेंस ऑन सितंबर 10 to 14 1960, 1960 में बना था। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया एंड वेनेजुएला इसके मेंबर कंट्रीज हैं। तो गाइस इसको अच्छे से याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक की। मैं फटाफट से पढ़ा रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने वही टॉपिक डाले जो कि मैं बता रहा हूँ बार बार कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हमें उन टॉपिक को ही कवर करना है, इधर उधर की बातें नहीं करनी। आगे बढ़ते हैं गाइस। अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, चले जाते हो लेक्चर देख के, भाई सब्सक्राइब कर लो, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इतना तो बनता है। वर्ल्ड बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में, यूनाइटेड स्टेट्स में। कब बनाया गया था इसको, 1940 में इसको बनाया गया था, ब्रिटेन वुड्स सिस्टम के बाद। वर्ल्ड बैंक के अंदर 5 ग्रुप आते हैं, मतलब 5 अलग अलग इंस्टीट्यूशन मिल करके वर्ल्ड बैंक बनाते हैं, याद रखना। IBRD है, IDA है, IFC है, मीगा है एंड ISID है। इसके ऊपर बार बार क्वेश्चन बनते हैं, हर बार क्वेश्चन बनते हैं, याद कर लो गाइस, रट लो अच्छे से, कैसे भी करो, लेकिन ये चीज याद हो जानी चाहिए, इससे इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, चाहे डायरेक्ट बने चाहे इनडायरेक्ट बने। तो इसकी फुल फॉर्म याद कर लो। IBRD की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IDA की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। IDA को हम सॉफ्ट लोन विंडो भी कहते हैं, याद रखना, सॉफ्ट लोन विंडो के नाम से जानते हैं आप। सॉफ्ट लोन विंडो की कहते हैं बिकॉज अगर कोई कंट्री IDA से लोन लेता है तो इसको कम रेट पर, चीप रेट पर लोन मिल जाता है, इसीलिए इसको सॉफ्ट लोन विंडो के नाम से जाना जाता है। याद कर लो, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पहले भी इस पे क्वेश्चन बन चुका है। इसके अलावा IFC दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। मीगा है, दैट इज मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मतलब अलग अलग कंट्री में जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उस तरीके को लेकर के उस चीज को देखने के लिए इसको बनाया गया है। ICSID दैट इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो उसके लिए ISID जो है वो देखता है। तो गाइज ये 5 ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है, अच्छे से याद कर लो गाइज, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं। ट्रिप्स एंड ट्रिम्स, ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, ट्रिम्स की फुल फॉर्म होती है अग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर। अब ये क्या है, ये WTO के रिलेटेड जो है ये आपके अग्रीमेंट है। ट्रिम्स जो है रेफर्स टू सर्टेन कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। तो हम किसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर के अपने कंट्री के अंदर रिस्ट्रिक्शन लगा के रखी हुई, हमने कुछ ऐसे कंडीशन लगा के रखी हुई है, तो ट्रिम्स के अंदर आती है। द अग्रीमेंट ऑन ट्रिम्स प्रोवाइड्स दैट नो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी शैल अप्लाई एनी ट्रिम विच इज इन कंजेशन विद द WTO आर्टिकल। तो WTO के अकॉर्डिंग WTO ने कुछ बोला है कि भाई इन्वेस्टमेंट करने दो आप, इधर ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, उस आर्टिकल के अगेंस्ट आप रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है बट उस WTO के उस आर्टिकल के अगेंस्ट नहीं लगा सकते। ट्रिप्स की फुल फॉर्म क्या होती है, दैट इज अग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। एन अग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इज एन इंटरनेशनल अग्रीमेंट एडमिनिस्ट्रेड बाय द WTO दैट सेट डाउन मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर मेनी फॉर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। IP दैट इज कॉपीराइट हो गया, कॉपीराइट ट्रेडमार्क है ना, और इसके अलावा पेटेंट हो गया। इससे रिलेटेड जो WTO ने अपने मेंबर कंट्रीज के लिए अग्रीमेंट बना के रखा हुआ है उसको हम ट्रिप्स के नाम से जानते हैं, तो इसको अच्छे से याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे सीधा फाइनेंस के अंदर आ चुके हैं हम लोग। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज की अगर हम बात करें तो आपकी 3 तरह की थ्योरीज हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर रिलेवेंस थ्योरी, कैपिटल स्ट्रक्चर इररिलेवेंस थ्योरी और कैपिटल स्ट्रक्चर अदर थ्योरी। देखो कुछ थ्योरीज ऐसी हैं फाइनेंस के अंदर जो कहती हैं कि भाई अगर हम फाइनेंस करते हैं अपनी कंपनी को इक्विटी से या करते हैं डेट से,
तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारी वैल्यूएशन के ऊपर, कंपनी की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये होती है इररिलेवेंस थ्योरी। रिलेवेंस थ्योरी कहती है कि भाई हम अगर फाइनेंस करेंगे अपनी कंपनी को इक्विटी का यूज करते हुए फिर डेट का यूज करते हुए, तो हमारी कंपनी पे फर्क पड़ेगा। मतलब ज्यादा इक्विटी यूज करें या ज्यादा डेट यूज करें, ये डिसीजन लेना जरूरी है। रिलेवेंस थ्योरी है ये। तो ये बोलती है रिलेवेंस थ्योरी। और ये अदर थ्योरी जिनका कोई मतलब नहीं है, मतलब वो कैपिटल स्ट्रक्चर से अलग है थोड़ा सा, मतलब इन इस बात से अलग है जो हम बात डिस्कस कर रहे थे। तो ऐसी थ्योरी जो कहती है कि रिलेवेंस है दैट इज नेट इनकम अप्रोच, एनआई अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच। ये कहती है कि भाई रिलेवेंस होता है जब हम इक्विटी इशू करते हैं फिर डेट इशू करते हैं, तो हमारे हमारे डिसीजन जो है रेलेवेंट होता है। और कैपिटल स्ट्रक्चर जो होती है वो दैट इज इररिलेवेंट थ्योरी। ये कहती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। नेट ऑपरेटिंग अप्रोच दैट इज एनओआई अप्रोच और एमएम अप्रोच। अदर थ्योरी कौन कौन सी है? एक है आपकी ट्रेड ऑफ थ्योरी और एक होती है आपकी पैकिंग ऑर्डर थ्योरी। पैकिंग ऑर्डर थ्योरी आपको सभी को पता है कि इसमें ये बोला गया है कि भाई सबसे पहले हमें इंटरनल फंड को यूज करना है, उसके बाद अगर हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी तब जाकर के हम इक्विटी इशू करेंगे। मतलब हमारा लास्ट ऑप्शन होगा इक्विटी इशू करना, पहले हम इंटरनल फंड को यूज करने वाले हैं। ठीक है, इसमें ये बोला गया है। तो ये गाइस है आपका, आपकी थ्योरीज काफी इंपॉर्टेंट थ्योरीज है। आई थिंक आपको, आप सभी ने इसको पढ़ रखा हो इसके बारे में, बस मैं आपको गो थ्रू करवा रहा हूँ ऊपर ऊपर से, ताकि एग्जाम में कर पाओ आप लोग। कन्वेंशनल एंड साइंटिफिक टेक्निक जो होती है आपकी कैपिटल बजटिंग की, तो ट्रेडिशनल थ्योरी में आती है पे बैक पीरियड, एवरेज रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। जबकि मॉडर्न थ्योरी जो होती है दैट इज, हम इसको कह सकते हैं कि जिसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी को ध्यान में रख करके बनाया गया है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कह सकते हो इसको आप, है ना। तो ये जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है। तो ये गाइस काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। इन थ्योरीज को आप अच्छे से याद कर लो कि इनके अंदर जो है ये मॉडर्न अप्रोचेस होती हैं एग्जाम के लिए, आई मीन मॉडर्न अप्रोच होती है कैपिटल बजटिंग की। अब देखो मैं अभी यहाँ पर तो मैं आपको ऊपर ऊपर से करवाऊंगा बिकॉज काफी कम टाइम बचा है एग्जाम में, और इतने कम टाइम में कंप्लीट चीजें एक क्लास में नहीं डिस्कस कर सकते, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इन कंप्लीट थ्योरी को, कंप्लीट चीजों को मैंने अपने क्रैश कोर्स के अंदर बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन किया हुआ है विद एग्जाम्पल, विद क्वेश्चंस। तो अगर आप कंप्लीट चीजें पढ़ना चाहते हो अच्छे से, तो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना अपकमिंग सेशन वाला, ताकि आप जितनी भी थ्योरीज हैं इनको आप अच्छे से डिस्कस, आई मीन अच्छे से समझ लो, अच्छे से पढ़ लो। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आप वहां से डेफिनेटली कर पाओगे। इसके अलावा गाइस देखो डिविडेंड डिसीजंस की थ्योरीज हैं। डिविडेंड डिसीजन में इसमें भी वही है कि डिविडेंड जो है इररिलेवेंट होता है, चाहे आप डिविडेंड दे दो चाहे डिविडेंड ना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी कंपनी की वैल्यूएशन पर। तो ये थ्योरी जो है वो एमएम थ्योरी है, एमएम हाइपोथेसिस है। जबकि दो थ्योरी है आपकी रिलेवेंस थ्योरी, कहती है कि भाई फर्क पड़ता है, आप डिविडेंड दोगे या डिविडेंड नहीं दोगे, इससे फर्क पड़ेगा हमारी वैल्यूएशन पे। तो ये जो थ्योरी दैट इज रिलेवेंट थ्योरी, दैट इज वॉल्टर मॉडल एंड गॉर्डन मॉडल। ये दो अप्रोचेस हैं जो कहते हैं कि थ्योरी की फर्क पड़ता है। अब इसके अंदर जो गॉर्डन मॉडल है इसमें गाइस ये बोला गया है दैट इज बर्ड इन हैंड थ्योरी। इसको बर्ड इन हैंड थ्योरी भी के नाम से भी जाना जाता है। इन्वेस्टर प्रेफर अर्ली रिजोल्यूशन ऑफ अनसर्टेनिटी एंड अप्लाई अ लोअर डिस्काउंटेड टू लेटर डिविडेंड। मतलब इन्वेस्टर जो है प्रेफर करते हैं कि मैं जल्दी जल्दी डिविडेंड दे दो, हम बाद में डिविडेंड नहीं लेना चाहते, मैं हमें आज ही डिविडेंड दे दो। तो इसे कहते हैं बर्ड इन हैंड थ्योरी। मतलब हम आज को प्रेफर करते हैं, हम फ्यूचर को प्रेफर नहीं करते। इसके अलावा सैम्पलिंग मेथड गाइस, सैम्पलिंग मेथड काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्पज से, पेपर 1 के लिए भी पेपर 2 के लिए भी, दोनों में इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। तो गाइस देखिए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आपका आता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी में आता है आपका कन्वीनियंस, कोटा सैम्पलिंग, स्नोबल सैम्पलिंग एंड जजमेंटल सैम्पलिंग। तो गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये एग्जाम में बन जाता है कि कौन सा प्रोबेबिलिटी मेथड है, कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड है। इनको आप अच्छे से पढ़ लो, ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर क्या होता है गाइस? ये होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल्स। ये आपका स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर डाल दिया है। आगे बढ़ते हैं गाइस, अब हम बात करेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग की। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम बेसिकली जो एरर होते हैं वो दो तरह के एरर होते हैं, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। इसको हम अल्फा एरर के नाम से भी जानते हैं, याद रखना अल्फा एरर। इसको हम बीटा एरर के नाम से जानते हैं। ये आपका अल्फा एरर है, ये आपका बीटा एरर है। ठीक है, तो ये गाइस इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। देखो जब हम नल हाइपोथेसिस, देखो दो तरह के हाइपोथेसिस होते हैं, एक होता है आपका नल हाइपोथेसिस और एक होता है आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, है ना। तो अगर आपका नल हाइपोथेसिस ट्रू है और आपने कर दिया उसको रिजेक्ट, तो आपने टाइप 1 एरर गलती कर दी। ठीक है, और जब आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू है और आपने एक्सेप्ट कर लिया नल हाइपोथेसिस को, तो इसका मतलब टाइप 2 एरर कर दिया आपने। तो ऐसे ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लो। ये एग्जाम में कि इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका आईआरडीएस की फुल फॉर्म होती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इज टास्क्ड विद रेगुलेटिंग एंड लाइसेंसिंग द इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो इंडिया में गवर्नमेंट अथॉरिटी है ये, जो कि इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस सेक्टर को देखती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है। इसको कब बनाया गया था? 1999 में इसको बनाया गया था। ये इसके फैक्ट आपको याद रखने, इसकी फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लो, कई बार तो डायरेक्ट फुल फॉर्म पे ही क्वेश्चन बन जाता है।
आगे बढ़ते हैं गाइस, अब हम बात करेंगे प्राइसिंग पॉलिसीज इन मार्केटिंग। मार्केटिंग में प्राइसिंग पॉलिसीज किस तरह की होती हैं। तो पहली जो है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्राइस स्कीमिंग। स्कीमिंग का मतलब होता है मलाई, जैसे दूध के ऊपर मलाई होती है ना, दूध है जैसे यहाँ पर दूध है, इसको मलाई जम जाती है, उसको उसको खा लो आप, दैट इज प्राइस स्कीमिंग। आप यहाँ पर बहुत अच्छा खासा प्राइस चार्ज कर रहे होते हो। सो स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इज प्राइसिंग टेक्निक इन विच अ बिजनेस सेट इट्स इनिशियल प्राइस हाई। याद रखना, अपना इनिशियल प्राइस आपने काफी हाई रखा होता है स्टार्टिंग डेज में, स्टार्टिंग ईयर में। ग्रेजुअली लोअर्स एट व्हेन मोर कॉम्पिटिटर एंटर द मार्केट। जब बहुत सारे कॉम्पिटिटर मार्केट में आ जाते हैं तो फिर उसके बाद आप अपना प्राइस बढ़ा कम करना पड़ता है, आपको लोअर करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए कोई आपने ऐसी चीज कर दी जो कि आज तक दुनिया में किसी ने नहीं करी। एग्जाम्पल के लिए माइक्रोसॉफ्ट MS विंडो, विंडो ऐसी चीज थी जो कि दुनिया में किसी ने नहीं करी। तो आप कितना भी प्राइस चार्ज कर लो, लोग पे करने के लिए रेडी होंगे, बिकॉज कोई और वहां पर नहीं कर रहा वो काम, है ना। उसके बाद फिर देखा गया कि भाई MS तो विंडो बना रहा है, तो एक काम करते हैं हम लोग भी विंडो बनाते हैं, मतलब हम दूसरी तरह की विंडो बनाएंगे। तो फिर धीरे धीरे इनका जो प्राइस है वो कम हो जाएगा, क्योंकि अदर कॉम्पिटिटर भी मार्केट में आ चुके हैं। तो इसलिए गाइस यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या होता है कि प्राइस आप हाई रखते हो, इनिशियल प्राइस काफी हाई होता है, फिर बाद में जो है धीरे धीरे लो कर दिया जाता है जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। दैट इज प्राइस स्कीमिंग, इसको हम प्राइस स्कीमिंग के नाम से जानते हैं। इसके अलावा गाइस प्राइसिंग फॉर मार्केट पेनिट्रेशन, इसमें देखो जो रिलायंस जियो है दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्राइस मार्केट पेनिट्रेशन। मतलब स्टार्टिंग में आप ये देखो, प्राइस स्कीमिंग का जस्ट अपोजिट होता है। स्टार्टिंग में आप प्राइस काफी कम रखते हो, स्टार्टिंग में क्या करते हो, प्राइस काफी कम रखते हो, यूज लो प्राइसेस, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे लोगों को आदत पड़ जाती है, आपने कंज्यूमर बहुत सारे घेर लिए, उसके बाद आप प्राइस बढ़ा देते हो। तो स्टार्टिंग में आपको जियो ने क्या किया था, स्टार्टिंग में फ्री दिया, फिर कुछ कम पैसे लिए, उसके बाद अब कुछ ज्यादा ही पैसे ले रहे हैं। तो ये था आपका मार्केट पेनिट्रेशन, इसको मार्केट पेनिट्रेशन के नाम से जानते हैं। प्रीमियम प्राइसिंग क्या होती है, जो कि आप चार्ज करते हो ऐसी चीजों पे जो कि काफी लग्जरी वाले गुड्स होते हैं, लग्जरी गुड्स होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग प्रीमियम प्राइसिंग। जैसे बहुत हाई क्वालिटी की कोई कार है, या हाई क्वालिटी की कोई सोफा सेट है, कोई बेड है, कोई टीवी है, बहुत हाई क्वालिटी का है, तो प्रीमियम प्राइसिंग उस पर चार्ज की जाती है। इकोनॉमी प्राइसिंग का मतलब होता है कि प्राइस जो है आप बहुत सस्ता रखो, ठीक है, डिस्काउंट डिस्काउंट दो लोगों को ताकि लोग सामान खरीदें। तो ये था इकोनॉमी प्राइसिंग, मतलब बहुत सस्ता, बहुत टिकाऊ, कहने का मतलब। तो इंडिया में डी मार्ट इसका एग्जाम्पल है, जहाँ पर आपको डिस्काउंट देकर के चीजें चिपकाई जाती हैं। और यूएस में वॉलमार्ट करके है, जहाँ पर वो डिस्काउंट देकर के लोग चीजें चिपका देते हैं, है ना। तो मतलब कहने का कि लोगों को अट्रैक्ट करो, कम पैसों में उनको अच्छे से अच्छा सामान देने की कोशिश करो। बंडल प्राइसिंग, नाम से पता चल रहा है कि आप सामान का बंडल कर रहे हो, है ना। कोई कोई सामान है जो कि बंडल करके बेचा जा रहा है, जैसे एग्जांपल के लिए दूध और ब्रेड आपने बंडल करके बेच रहे हो, आपने दुकान खोली दूध ब्रेड की, इस तरीके से आप बंडल करके बेच रहे हो, दोनों का जो है वो मिला करके 50 रुपए का दे रहे हो, इस तरीके। मतलब बंडल प्राइसिंग का मतलब कि यहाँ पर एक दो सामान बंडल करके बेचे जा रहे हैं, उसका प्राइस जो है आप उसके अकॉर्डिंग फिक्स कर रहे हो। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग का मतलब है कि आप वैल्यू दे रहे हो, मतलब प्रीमियम बेस्ड प्राइसिंग के जैसा ही है ये, जहाँ पे आप वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है दे रहे होते हो। जितना ज्यादा वैल्यू मिलेगी लोगों को, उतना ही ज्यादा वो पैसे पे करेंगे। तो अगर आपका यूनिक प्रोडक्ट है और लोगों को इससे वैल्यू मिल रही है, तो हाई प्राइस देने को लोग रेडी हो जाते हैं। तो ये आपका वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग होती है। इसके अलावा डायनेमिक प्राइसिंग होती है, जहां पर आप अलग अलग प्राइसेस चार्ज करते हो अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड बहुत ज्यादा है तो हाई प्राइस कर दो, मार्केट डिमांड नहीं हो रही है तो आप कम प्राइस कर दो। तो ये था गाइस आपका प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की पर्पज से। आईटी एक्ट की बात करेंगे अब हम गाइस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इज एन एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट नोटिफाइड ऑफ 17 अक्टूबर 2000। इट इज द प्राइमरी लॉ इन इंडिया डीलिंग विद द साइबर क्राइम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। याद रखना गाइस, इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हो गया, साइबर क्राइम हो गया, इसके लिए इस एक्ट को बनाया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट समझना। इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ था, 2008 की बात है। इट इंट्रोड्यूस सेक्शन 66A, ये अच्छे से याद कर लो। जो कि ऑफेंसिव मैसेजेस अगर आप भेजते हो तो इसको इसको आप पेनलाइज करने की बात कही गई थी कि कोई ऑफेंसिव मैसेज भेजेगा तो धरा जाएगा। It also introduced section 69 which give authorities to the power of interception or monitoring or decryption of any information through any computer resource. It gives legal recognition of digital signature. इसका जो है डिजिटल सिग्नेचर ने इसको रिकॉग्नाइज किया था। इससे पहले डिजिटल सिग्नेचर नहीं माना जाता था, बट अब माना गया। और इसके अंदर 13 चैप्टर हैं और 19 सेक्शंस हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पर बताना भूल गया कि जैसे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, आपको लगता है कि मेरा मैसेज कोई नहीं पढ़ रहा, लेकिन आप गलत सोच रहे हो। यहाँ पर डिक्रिप्शन वो आपके मैसेज जो है वो इनक्रिप्टेड होते हैं ना, कोई नहीं पढ़ पाता, लेकिन यहाँ पर डिक्रिप्ट करने की अथॉरिटी दी हुई है। भाई अगर आपको अथॉरिटी दी जाती है, गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दे दी, ठीक है। अब अगर व्हाट्सएप को इंडिया में काम करना है तो गवर्नमेंट की अथॉरिटी माननी पड़ेगी, नहीं माननी पड़ेगी, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब है कि जो इनक्रिप्टेड मैसेज होते हैं वो कोई और नहीं पढ़ पाता बीच में, सिर्फ व्हाट्सएप के अलावा और गवर्नमेंट के अलावा।
जो गवर्नमेंट ने अथॉरिटी ले रखी है, किसी अथॉरिटी को दे रखा है, तो मतलब चाहे तो वो पढ़ सकता है। अभी नहीं सारे मैसेज पढ़ने बैठ जाएंगे वो, भाई इतने वैल्यू भी नहीं है। कोई जैसे ऐसे मैसेज होते हैं ना कि भाई कोई टेररिज्म फैला रहा है, कोई बम फोड़ने वाला है, इस तरीके के जो मैसेजेस होते हैं वो फिल्टर कर लेते हैं आपके मैसेज की, यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही है, तो धरे जाते हैं। फिर आरटी एक्ट की बात करेंगे 2005, इसमें गाइस देखो आरटी एक्ट में आपका सेक्शन 2J जो है दैट इज इंपॉर्टेंट। इसके अकॉर्डिंग राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है इसकी डेफिनेशन इस सेक्शन में बोली गई है। याद रखना, कई बार एग्जाम में सेक्शन पूछ लेते हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन का कि जो डेफिनेशन है वो कौन सी सेक्शन में दी हुई है, तो सेक्शन 2J करके है ये इंपॉर्टेंट है गाइस एग्जाम के लिए। So means the right to information accessible under this act which is held by or under the control of any public authority. The RTA Act 2005 helps to promote transparency, accountability and responsibility in the working of the government of the country. तो हमारी गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए इसको बनाया गया था। और इसके अंदर देखो कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है तो आपको विद इन 30 डेज आपको मिल जाता है, मतलब गवर्नमेंट के एजेंसी को, अथॉरिटी को आपको रिप्लाई करना पड़ेगा, मतलब विद इन 30 डेज आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। रिप्लाई टाइम जो होता है दैट इज 30 डेज। याद रखना दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक रिप्लाई टाइम इंपॉर्टेंट 30 डेज, और दूसरा है कि फीस कितनी लगती है अप्लाई करने की। अगर आप आरटीआई अप्लाई करना चाहते हो तो कितनी फीस लगेगी, दैट इज 10 रुपीज, केवल 10 रुपए लगेंगे जनरल पब्लिक को। अगर बीपीएल हो मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन हो तो फ्री, कोई फीस नहीं लगेगी, नील। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है इस आरटीआई एक्ट में, ठीक है। तो ये गाइस आपको अच्छे से याद करनी है। इसके अलावा ये जो एक्ट है वो पूरे जम्मू कश्मीर में हर जगह, जम्मू कश्मीर में वैलिड नहीं है, वहाँ पे नहीं आता, लेकिन वहाँ पर एक सेपरेट एक्ट 2009 में बनाया गया था, तो वो वहाँ पे फॉलो किया जाता है, वो इसके जैसा ही एक्ट है। इसके अलावा गाइज कंप्यूटराइज सिस्टम जो है वो रखने के लिए बोला गया कि कंप्यूटराइज रिकॉर्ड रखो सभी लोग, सभी अथॉरिटीज। इसके अंदर 3 टियर स्ट्रक्चर बनाया गया है, जिसके अंदर पहले नंबर पे आता है, 3 लेवल होते हैं। पहला आता है पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, फिर आता है फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी, देन थर्ड आता है सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन। 3 लेवल होते हैं यहाँ पर चीज़ों को करने के, आई मीन इन्फॉर्मेशन सीख करने के। इन केस ऑफ नॉन रिसिप्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन विद इन 30 डेज, अगर आपको 30 दिन के अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो क्या कर सकते हो आप। द इंडिविजुअल रिक्वायरिंग इन्फॉर्मेशन में फाइल एन अपील, द अपील अथॉरिटी मस्ट रिप्लाई 30 डेज और 45 डेज इन एक्सेप्शनल केस। तो जो अगर आप सपोज करो आपने किसी, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट अथॉरिटी है, गवर्नमेंट एजेंसी है, आपने वहाँ पे आरटीआई डाली, अगर 30 डेज में आपको रिप्लाई आ गया तो ठीक, नहीं तो आप क्या करोगे। जो ये 3 लेवल है ना इन्फॉर्मेशन लेने के, आप इन यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लेने के लिए अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हो, वो लोग आपको 30 डेज के अंदर अंदर रिप्लाई कर देंगे भाई कि आपकी इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं आ रही है, क्या रीजन है, क्या क्या कुछ चल रहा है, मतलब वो फिर आप केस देखेंगे, हैंडल करेंगे। फिर आप फिर भी मान लो नहीं आता तो सेकंड अपील आप कर सकते हो 90 डेज के अंदर अंदर। और इसके अलावा आरटीआई के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो जितनी भी पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं सबके सब इसके अंदर आते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई एट सेंटर एंड स्टेट लेवल पे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी बॉडीज, एनजीओ जिसको फाइनेंस किया है गवर्नमेंट ने, प्राइवेटाइज पब्लिक यूटिलिटी कंपनीज जो कि प्राइवेटाइज पब्लिक यूटिलिटी कंपनीज है, प्राइवेटाइज है लेकिन पब्लिक यूटिलिटी के लिए काम कर रही है, तो वो इसके अंदर आ जाएंगी। द पब्लिक अथॉरिटीज एक्सक्लूडेड अंडर आरटीआई आर एजेंसीज ऑफ द स्टेट। अगर कोई नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने डाल दिया कि भाई इसको हम आरटीआई के अंदर नहीं रखते, किसी अथॉरिटी को, किसी कंपनी को, तो वो उसके अंदर नहीं आएगा। प्लस सेंट्रल इंटेलिजेंस इसके अंदर नहीं आता, प्लस सिक्योरिटी एजेंसीज इसके अंदर नहीं आती हैं। आप अगर उनसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहो तो वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देंगे, क्योंकि वो फिर नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाती है। सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन सेल्फ कंसिस्ट ऑफ 1 चीफ इन्फॉर्मेशन, जिसके 10 सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर इसके अंदर आते हैं। चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो है उसकी 5 ईयर का टर्म होता है, और जो है वो दोबारा से रिक्रूट नहीं होगा, मतलब शेल नॉट बी इंटाइटल्ड रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है, एक ही बार जो टर्म उसका यहाँ पर रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है गाइस। इसके अलावा रिक्वायर्ड फीस कितनी है, 10 रुपये फीस रहती है। आप अगर आप चाहो तो आरटीआई डाल सकते हो, 10 रुपये की फीस लगेगी आपकी। इसके अलावा अगर बीपीएल कैटेगरी से हो तो कोई फीस नहीं लगती, देयर इज नो फीस फॉर बीपीएल कैटेगरी। बीपीएल का मतलब क्या होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। अब हम बात करेंगे जीएसटी की। सो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो था वो 29 मार्च 2017 को बना था, और लागू कब हुआ, 1 जुलाई 2017 को। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट अच्छे से याद रखना है आपको। इसके अंदर 4 तरह की टैक्सेस हैं, मतलब इसको 4 तरह की कैटेगरी में डाला गया है। तो पहला क्या आता है, आईजीएसटी दैट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी दैट इज स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सीजीएसटी दैट इज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एंड यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यूटीजीएसटी, ठीक है। अब गाइस देखो हम कुछ फैक्ट ही पढ़ेंगे, मैं कंप्लीट चीजें आपको कवर नहीं करवा रहा हूँ, मैंने बता रहा हूँ बार बार कि जीएसटी मैंने कंप्लीट तरीके से, फुल फ्लैश तरीके से अपने क्रैश कोर्स के अंदर इसको मैंने डिस्कस किया हुआ है, वहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस भी करके दिखाए हुए हैं, कंप्लीट चीज़ें मैंने डिस्कस कर रखी हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट चीज़ें नहीं करवा रहा हूँ, बिकॉज ये बिल्कुल लास्ट टाइम का कैप्सूल करवा रहा हूँ, बिल्कुल लास्ट टाइम का, बिल्कुल ऊपर से जो करते हैं कि इंपॉर्टेंट गो थ्रू कर लो, बस मैं आपको वही चीज़ें करवा रहा हूँ। आपको कंप्लीट चीज़ें कवर करनी तो आपको क्रैश कोर्स करना ही पड़ेगा, वहाँ पर चीज़ें आपको कंप्लीट तरीके से मिल जाएंगी। कुछ प्रोडक्ट जो कि जीएसटी के अंदर नहीं आते हैं, दैट इज पेट्रोलियम क्रूड हो गया, हाई स्पीड डीजल हो गया, मोटर स्पीड दैट इज पेट्रोल हो गया,
नेचुरल गैस हो गई दैट इज CNG हो गया, LPG हो गया, एविएशन टर्बाइन फ्यूल हो गया, अल्कोहल लिकर हो गया, है ना, जो कि शराब दारू ये सब। तो ये जो चीजें ये GST के अंदर नहीं आती, इस पर अलग से टैक्स लेती है गवर्नमेंट, और इस पर टैक्स काफी हाई लिया जाता है, और इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको GST के अंदर नहीं रखा हुआ है। पहली चीज, GST की एक लिमिट है, आप देख सकते हो यहाँ पर GST की क्या एक लिमिट है कि मैक्सिमम 28% लिमिट है। तो ये जो अल्कोहल होता है इस पे तो इससे भी ज्यादा टैक्स लिया जाता है, इस वजह से इसको GST के अंदर नहीं डाला गया। ठीक है, इसके अंदर गैस देखेंगे आप लोग कि मल्टी टायर्ड सिस्टम है। आप देखेंगे यहाँ पर गैस की जो सिस्टम है दैट इज 0% टैक्सेशन, फिर 5%, फिर 12%, फिर 18%, फिर 28%, फिर 28%, इस तरीके से यहाँ पर मल्टी टायर्ड सिस्टम को बनाया गया है। तो यहाँ पर जो टैक्सेशन है वो ये रेट है, इस रेट को अच्छे से याद कर लीजिए आप लोग कि ये रेट जो है कौन कौन से हैं। फॉर्मेट क्या है GSTIN का, जो GST नंबर उसका फॉर्मेट क्या क्या है। सो जी आपको फॉर्मेट यहाँ पर गिवन है गाइस, इस फॉर्मेट को अच्छे से पढ़ लो और समझ लो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, GST में 15 नंबर होते हैं। पहली चीज तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है। अब कौन से नंबर क्या इंडिकेट करते हैं ये भी अच्छे से याद रखना है कि जो स्टार्टिंग के 2 नंबर होते हैं वो स्टेट करते हैं स्टेट कोड। इंडिया में जितने भी स्टेट है अलग अलग स्टेट में अलग अलग कोड होगा, तो ये आगे की 2 नंबर स्टेट कोड रिप्रेजेंट करेंगे। फिर नेक्स्ट जो नंबर होंगे ये आपके नंबर रिप्रेजेंट करेंगे परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर रिप्रेजेंट करेंगे। फिर जो उसके बाद का एक नंबर आएगा दैट विल बी एंटिटी नंबर ऑफ द सेम पैन होल्डर इन स्टेट। फिर एक Z होगा दैट इज बाय डिफॉल्ट Z लगाया जाता है। फिर लास्ट में चेक सम नंबर होगा, कोई एक न्यूमेरिकल नंबर डाल देते हैं। तो इस तरीके से आपका GSTIN नंबर बनता है, ये आपका 15 डिजिट होता है, याद रखना। अब हम बात करेंगे GST रिटर्न्स की। तो GST रिटर्न जो होते हैं इसमें कुछ फॉर्म्स आपको याद रखने, GSTR1, GSTR2, GSTR3, 4, 5 इस तरीके से। तो GSTR1 जो है वो आपको हर महीने के 10th तारीख को फिल करना पड़ेगा। GSTR2 जो है दैट इज 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ, GSTR3 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ। इस तरीके से जो डेट यहाँ पे गिवन है आपको उसको गो थ्रू कर लो और ये भी देख लो कि कौन कौन फिल करता है। आप यहाँ पे देख सकते हो GSTR1 कौन फिल करेगा, टैक्सेबल सप्लायर टू फाइल आउटवर्ड सप्लाई। GSTR5 कौन फिल करेगा, NRIs हुआ टैक्सेबल, कोई NRIs है इंडिया में नहीं रहता वो टैक्सेबल है तो वो GSTR5 फिल करेगा। तो ये जो फैक्ट वाली चीजें वो आपको याद रखनी है। टैक्सेबल रेसिपिएंट टू फाइल इनवर्ट सप्लाई टू क्लेम टैक्स क्रेडिट, अगर आपको क्लेम करना है टैक्स क्रेडिट तो GSTR2 फाइल करना पड़ेगा। कॉम्पोजिशन सप्लायर टू फाइल क्वार्टरली रिटर्न, GSTR4 फाइल करते हैं। टैक्सेबल इंडिविजुअल फाइल मंथली रिटर्न बेस्ड ऑन फाइनलाइजेशन ऑफ आउटवर्ड एंड इनवर्ट सप्लाई अलोंग द टैक्स अमाउंट पेमेंट। इनको गाइस आपको गो थ्रू करना है। इसके बाद हम बात करेंगे GSTR6 की, दैट इज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर टू फाइल फॉर रिटर्न। देन GSTR7 है अथॉरिटीज कंडक्टिंग TD टू फाइल रिटर्न। GSTR8 है आपका दैट इज टैक्स कलेक्टर एंड ई कॉमर्स ऑपरेटर, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं वो फाइल करते हैं GSTR8। GSTR9 दैट इज टैक्सेबल इंडिविजुअल टू फाइल रिटर्न। और यहाँ पर आपको डेट भी आगे याद रखनी कि कौन से डेट को फिल किया जाता है, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। आगे हम बात करें तो GSTR10 दैट इज टैक्सेबल इंडिविजुअल विद कैंसिल्ड रजिस्ट्रेशन टू फाइल फाइनल रिटर्न। जस्ट इंडिविजुअल विद UIN रिफंड क्लेम टू फाइल इनवर्ट सप्लाई डिटेल। तो गाइस ये कुछ GSTR के रिटर्न है, ये आपको याद रखने हैं। इनकम टैक्स की बात करें 1961 की, तो हेड ऑफ इनकम क्या होते हैं, कौन कौन से इनकम के हेड होते हैं, तो 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, यह याद रखने। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट गेन एंड बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो गाइस ये 5 सोर्सेज हो गए आपके, 5 हेड हो गए इनकम के। ITR फॉर्म ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्पज से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। ITR जो है आप देख सकते हैं ITR 1 2 3 4 5 6 7, बस इसके 7 ही आपको 7 ही याद करने हैं। और 7 में 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो पहला वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ITR 1 दैट इज इसको सहज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सहज के नाम से जाना जाता है। कौन फिल करता है इसको याद कर लो, फॉर इंडिविजुअल बीइंग अ रेजिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट जिसकी इनकम जो है अप टू 50 लाख है, 50 लाख से ज्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए, याद रखना। हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरी, वन हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज लाइक इंटरेस्ट वगैरह एंड एग्रीकल्चर इनकम अप टू ₹5,000। तो वो लोग जो है ITR 1 फाइल करते हैं। ये जो मैंने डेटा लिया है ये मैंने इनकम टैक्स की वेबसाइट से ही उठाया हुआ है, इसलिए यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो आप एक बार देख लेना। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। ITR 2 जो है वो कौन फाइल करता है, दैट इज इंडिविजुअल एंड HUF नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन और बिजनेस एंड प्रोफेशन। ऐसे इंडिविजुअल जिनकी इनकम प्रॉफिट एंड गेन जो है वो बिजनेस प्रोफेशन से नहीं है, इनकम प्रॉफिट एंड गेन जो है वो नहीं है, फिर बिजनेस प्रोफेशन से नहीं है, तो वहां से जो है ये लोग फॉर्म फिल करते हैं। ITR 3 कौन फिल करेगा, फॉर इंडिविजुअल एंड HUF दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैविंग इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। अगर आपकी इनकम जो है प्रॉफिट एंड गेन हुआ है, आपको बिजनेस प्रोफेशन से हुआ है, तो आप ITR 3 फिल करेंगे। ITR 4 जो है सुगम के नाम से जाना जाता है, इसको अच्छे से याद रखना है, सुगम जो है वो ITR 4 को कहते हैं।
HUF हो गया, इंडिविजुअल हो गए, अदर देन LLP। याद रखना LLP जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप वो इसको फाइल नहीं करते। बीइंग अ रेजिडेंट हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 लाख एंड हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन व्हिच इज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 44AD। मतलब यहाँ पर आपकी जो इनकम है वो 50 लाख के अंदर है, लेकिन आपकी जो इनकम है वो कहाँ से है, वो है आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से। तब आप इसको फाइल करोगे सुगम को। स्टार्टिंग में याद करो ये कौन फाइल करेगा, जिसकी इनकम 50 लाख है लेकिन किससे इनकम है, सैलरी से इनकम है या एग्रीकल्चर से इनकम है, तब आप लोग इसको फाइल करेंगे ITR 1 को। ठीक है, लेकिन फोर में क्या था, यहाँ से इनकम क्या है, यहाँ पे वही वही सेम लिमिट है, लेकिन यहाँ से इनकम कहाँ से होनी चाहिए, बिजनेस एंड प्रोफेशन से होनी चाहिए, तब आप इसको फाइल करेंगे। ITR 5 की बात करें तो कौन फाइल करेगा, फॉर पर्सन अदर देन इंडिविजुअल HUF कंपनी एंड पर्सन फाइलिंग फॉर्म ITR 7। जो ITR 7 फाइल करने वाला है वो ITR 5 फिल करना है करता है, लेकिन वो इंडिविजुअल नहीं है, HUF नहीं है, कंपनी नहीं है, पर्सन फाइलिंग। ठीक है, और इसके अलावा हम बात करें ITR 6 की, दैट इज फॉर कंपनीज अदर देन कंपनीज क्लेमिंग एग्जेप्शन अंडर सेक्शन 11। तो कुछ कंपनियां फाइल करती हैं जो कि सेक्शन 11 के अंदर जो कंपनी सेक्शन 11 के अंदर एग्जेप्शन नहीं लेते हैं वो फाइल करते हैं ये। फॉर पर्सन इंक्लूडिंग कंपनीज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 13 है। तो मतलब ये भी कंपनी के लिए है जो कि इन सेक्शंस के अंदर फर्निश करती है अपना रिटर्न। तो जो लास्ट के जो हैं 2-3 ये आपकी कंपनियों के लिए स्टार्टिंग के जो 4 तक थे ये आपके इंडिविजुअल और HUF के लिए थे। तो इसमें भी ITR 1 जो है सहज वाला ये इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा जो आपका ITR 4 ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इनको आपको अच्छे से याद रखना है, यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं। स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है गाइस, स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है मींस द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन बी मैनेज एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली बाय सुपीरियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक सुपीरियर कितने लोगों को अकेला मैनेज कर सकता है, दैट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है गाइस, इस पे क्वेश्चन बन चुके हैं पहले भी। सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है समझाने की जरूरत नहीं, आपको पहले से पता होगा, फिर मैं बता देता हूँ। सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर इज वेयर बिजनेस decision are made at the top of business or in a head office and distributed down the chain of command. It is often used in retail chain। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो डिसीजन मेकिंग है वो कुछ पर्सन ले रहे हैं, एक या दो लोग ले रहे हैं। देखो ये दो लोग डिसीजन ले रहे हैं और सभी लोगों को इनका डिसीजन मानना पड़ रहा है, पूरी कंपनी इनका डिसीजन मान रही है, दैट इज सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि आप सभी को अथॉरिटी दे देते हो कि भाई अपने लेवल पे आप डिसीजन ले सकते हो। यहाँ पर कोई एक सिंगल पर्सन नहीं है जो कि डिसीजन ले रहा है, सबको मानना पड़ रहा है। लेकिन इस केस में एक या दो लोग होते हैं जो कि डिसीजन लेते हैं और सबको मानने पड़ते हैं। तो सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन ये डिफरेंस है, अच्छे से याद कर लो, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मार्केट स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो देखो मार्केट स्ट्रक्चर में परफेक्ट कॉम्पिटिशन है आपका, मोनोपोली है, ओलिगोपोली है, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन है, ये आपको याद रखने हैं। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होता है कि बहुत सारी फर्म्स होती हैं, फ्रीडम ऑफ एंट्री एग्जिट होते हैं, होमोजीनियस गुड्स होते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट होता है। मोनोपोली में क्या होता है कि एक फर्म है जो कि मार्केट को रूल कर रही होती है, बैरियर टू एंट्री होती है, यहाँ पर हाई बैरियर टू एंट्री होती है, हायर प्राइसेस देन कॉम्पिटिटिव मार्केट, बहुत ज्यादा प्राइसेस चार्ज किए जा सकते हैं। ओलिगोपोली क्या होती है, जहाँ पर कुछ फर्म्स होती है, 3 से 4 5 फर्म तक होती है, जो कि यहाँ पर पावर जो उनके पास मोर देन 50% का शेयर होता है मार्केट में। तो कुछ फर्म होती है, फ्यू लार्ज फर्म जो कि डोमिनेट करती है मार्केट में, जैसे इंडिया में देखो आप, जैसे जियो है, एयरटेल है, VI है, इसको आप ओलिगोपोली मार्केट कह सकते हो। सम बैरियर टू एंट्री होता है, इंटरडिपेंडेंस ऑफ फर्म होती है, मतलब आपस में दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, एक डिसीजन जैसे लेगा दूसरी फर्म भी वैसे डिसीजन लेना स्टार्ट कर देती है। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन होता है, यहाँ पर क्या होता है, लो बैरियर टू एंट्री होती है, फर्म्स प्रोड्यूस डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। याद रखना सामान अलग अलग बना सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देता हूँ मैं, टूथपेस्ट की कंपनी है, जैसे कोलगेट हो गया, कोलगेट हो गया, सिबाका हो गया, बबूल हो गया, है ना, पेप्सोडेंट हो गया। तो ये क्या है, देखो सभी का काम सेम है, सभी लोग क्या कर रहे हैं, सभी लोग टूथपेस्ट बना रहे हैं, लेकिन तो डिफरेंशिएटेड है, मतलब टेस्ट में डिफरेंट है, पैकिंग में डिफरेंट है। तो यहाँ पर डिफरेंस जो है इस सेंस में पाया जाता है, इसको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहेंगे। लेस प्रॉफिट देन मोनोपोली, मोनोपोली से कम प्रॉफिट होता है। और याद रखना यहाँ पर एडवर्टाइज का कॉस्ट काफी ज्यादा होता है, एडवर्टाइज बहुत हाई करनी पड़ती है। इसके अलावा कॉन्टेस्टेबल मार्केट होती है, मतलब कॉन्टेस्टेबल का मतलब है वही कॉम्पिटिटिव मार्केट है। फ्रीडम ऑफ एंट्री एग्जिट होती है, लॉस एंड कॉस्ट। कोलिजिव ओलिगोपोली का मतलब है, ओलिगोपोली का मतलब आपने ऊपर देखा था, कोलिजिव का मतलब है कि लोगों ने अग्रीमेंट कर लिया, अग्रीमेंट का मतलब है कि उन्होंने प्राइस फिक्स कर लिया आपस में बात करके, अब वही जो है प्राइस फॉलो किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो दोस्ती कर लेते हैं, कुछ 4-5 फर्म थी जिन्होंने आपस में दोस्ती कर ली, तो वो कोलिजिव ओलिगोपोली कहलाएगी। दोस्ती नहीं करी तो ओलिगोपोली, दोस्ती कर ली सभी ने आपस में बैठ करके, आपस में ग्रुप बना लिया, तो कोलिजिव ओलिगोपोली। ठीक है, सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR क्या होता है गाइस, और कितना रेट कंपलसरी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जहां पर कंपनी जो है, बिजनेस जो है, वो सोशल और एनवायरमेंटल कंसर्न को लेकर के काम करती है और इनके लिए कुछ ना कुछ करती रहती है। तो जो अभी हम बात करें 2013 का जो एक्ट बना था कंपनी एक्ट, इसके अंदर कितना मैंडेटरी कर दिया गया है, तो सेक्शन 135(1) बात करता है इसके बारे में कि 2% अब कंपलसरी है CSR पे खर्च करना कंपनियों को, प्रॉफिट ओवर द प्रीसीडिंग 3 ईयर्स एज पर द CSR पॉलिसी।
तो मिनिमम 2% आपको खर्च करना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी कर दिया गया है। मैनेजमेंट थ्योरीज गाइस काफी इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट थ्योरी में फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने कौन सी थ्योरी बनाई थी? साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। हेनरी फेयोल ने कौन सी थ्योरी बनाई थी? एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। मैक्स वेबर ने कौन सी थ्योरी बनाई थी? ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। एल्टन मायो ने कौन सी थ्योरी बनाई थी? बिहेवियरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरीज जिनके नाम पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी थ्योरी किस पर्सन ने बनाई है। तो ये गाइस आपको याद रखना है, ये एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने कुछ और लिस्ट दी हुई, जैसे फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, एफ टेलर जो है वो थ्योरी किसने बनाई? साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी बनाई। मैक्स वेबर ने बनाई ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। हेनरी फ्योल ने बनाई मैनेजमेंट फंक्शन। गुलिक ने बनाई एक्टिविटीज ऑफ मैनेजमेंट। फॉलेट ने बनाई पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। इल्टन मायो ने बनाई थी हॉथॉर्न इफेक्ट। मैकग्रेगर थ्योरी, एक्स थ्योरी, वाई। आर्गिरिस ने बनाई थी एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। तो ये कुछ थ्योरीज हैं जो कि आपको याद रखनी है, एग्जाम में नाम पूछ लिए जाते हैं। सिस्टम थ्योरी जो है वो किसने बनाई थी? फाउंडेड बाय बायोलॉजिस्ट लुडविग वॉन बर्टलेनफ्ली, ये इनका नाम है। नाम तो काफी टफ है, लेकिन ये इन्होंने बनाई थी सिस्टम थ्योरी। थ्योरीज एक्स थ्योरी वाई जो थी वो मैकग्रेगर ने बनाई थी, है ना, डॉगलस मैकग्रेगर, और हमने ऊपर देखा। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी जो है वो इल्टन मायो ने बनाई थी। कंटीजेंसी मैनेजमेंट थ्योरी किसने बनाई थी? फ्रेड फिडलर ने बनाई थी। इसमें बोला जाता है कि भाई अचानक से कोई कंटीजेंसी आ जाए, मैनेजमेंट को उन चीजों को ध्यान में रख करके अपने डिसीजन लेने चाहिए। जॉब एनालिसिस क्या होता है? जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। जॉब एनालिसिस का मतलब है कि इसके अंदर इट इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग जॉब रिलेटेड डेटा, जैसे ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्किल्स एंड नॉलेज एसोसिएटेड टू पर्टिकुलर जॉब। डेटा दस कलेक्टेड विल बी यूजफुल फॉर प्रिपेयरिंग जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। इन अदर वर्ड्स, जो आपकी जॉब एनालिसिस है उसके अंदर दो चीजें आती हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि आप डिस्क्राइब कर रहे हो कि जॉब में करना क्या है, जॉब टाइटल क्या है। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर, दैट इज जॉब टाइटल, ये हम जॉब डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं। आप जॉब को डिस्क्राइब कर रहे हो। ड्यूटीज क्या होती है? टीचिंग करना, पढ़ाना। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? बच्चों की अटेंडेंस लेना, पढ़ाना। मशीन एंड इक्विपमेंट इन्वॉल्व, क्या क्या इन्वॉल्व है, वर्किंग कंडीशन कैसे रहेगी, हैजर्ड सराउंडिंग की जॉब एंड लाइक, ये जॉब डिस्क्रिप्शन है। अब जॉब स्पेसिफिकेशन का क्या मतलब है? लिस्ट द ह्यूमन क्वालिटीज जो कि रिक्वायर्ड होंगी, जैसे एग्जांपल के लिए एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, स्किल्स, इसको आ जाएगा जॉब स्पेसिफिकेशन। तो वैसे यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, इसको अच्छे से याद कर लो, इनमें डिफरेंस क्या है। जॉब एनालिसिस के अंदर ये दोनों चीजें आती हैं और इनमें आपस में डिफरेंस क्या है, ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, पहले भी बन चुके हैं, दोबारा बन सकते हैं, ठीक है। तो जॉब एनालिसिस के अंदर हम देखा दो चीजें आती हैं। अब इसका यूज क्या है जॉब एनालिसिस का? इसका यूज किया जाता है एनालिसिस टू प्रोसेस यूजफुल इन्फॉर्मेशन, प्लानिंग, मतलब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में यूज होता है। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में इसका यूज होता है। ट्रेनिंग डेवलपमेंट में यूज होता है। जॉब इवैल्यूएशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, रेम्यूनरेशन, सेफ्टी एंड हेल्थ में इसका यूज होता है। तो गाइस ये कुछ यूजेस है जिसका कि यहाँ पर यूज किया जा सकता है। अच्छा देखो, मैंने बहुत स्पीड से क्लास ले ली है। ये तो मैंने बहुत ही ऊपर ऊपर से पढ़ाया है, बहुत ही ऊपर ऊपर से ले गया मैं चीजों को, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसकी चीजें मुझे ऐसी करानी थी क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। अब यार आप ना वीडियोस को शेयर नहीं करते, वीडियोस को शेयर किया करो प्लीज। जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके जो भी कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्जाम होना है, उनको शेयर कर दो वीडियो, ताकि उनकी भी तैयारी हो जाए लास्ट मोमेंट पे। और अगर आप कंप्लीट कोर्स करना चाहते हो तो आप कंप्लीटली एग्जाम टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन कर सकते हो। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तरीके से पढ़ोगे, स्टार्टिंग से पढ़ोगे, एंड तक तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ोगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो अगर आप अपकमिंग सेशन की तैयारी कर रहे हो, जून वाले सेशन की, तो उस केस में जून या दिसंबर जो भी आपका अपकमिंग सेशन, उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हो, जिसको भी टारगेट लेके चल रहे हो, आप सिंपली इंस्टॉल कर लो यूजीसी नेट मेंटर ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। अगर आप iOS यूजर हो तो उसका लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पोल साइंस की तैयारी यहाँ पे आपको करवाई जा रही है। कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड प्रिपरेशन हो जाएगी। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में ही कंटेंट है। पीडीएफ नोट्स होंगे, उसको डाउनलोड कर सकते हो, प्लस 100+ मॉक टेस्ट होंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड प्रिपरेशन हो जाएगी गाइस, ये मेरी गारंटी है। आपका एक सिंगल मिनट वेस्ट नहीं होगा इस ऐप पे आने के बाद। कंप्लीटली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारी चीजें पढ़ाई गई हैं। और अभी अच्छा ऑफर चल रहा है, होली आने वाली है, होली का ऑफर चल रहा है आपको। तो होली पे आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। पहले से आपका 50% का डिस्काउंट चल रहा था, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, मतलब आपको टोटल 60% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें यहाँ पे आपको कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा, होली 10 करके। जैसे आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे, फीस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। तो फटाफट से ऐप इंस्टॉल करके अपनी एग्जाम टारगेटेड बेस्ड प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही गाइज। शेयर दिस वीडियो विद ऑल एस्पिरेंट्स, ये काम कर देना गाइज। मिलते हैं फिर गाइज नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।